तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में स्थिर विद्युत कहा जाता है। ध्यान देना बच्चों, ये पहला ऑनबोर्ड रिकॉर्ड वीडियो है, इसलिए थोड़ा क्वालिटी में दिक्कतें आ सकती है, लेकिन इस टॉपिक को अच्छा से समझने के लिए मेरे साथ अंत तक जरूर बने। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वह जनरली दो शब्द इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स से मिलकर बना है। इसमें इलेक्ट्रो का अर्थ होता है चार्ज और स्टैटिक्स का अर्थ होता है इन रेस्ट। चार्ज को हम हिंदी में कहते हैं आवेश, इन रेस्ट को कहते हैं विरामावस्था। इन रेस्ट को कहते हैं विरामावस्था। ध्यान देना फिर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्द इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है चार्ज, स्टैटिक्स का अर्थ होता है इन रेस्ट। चार्ज को हम हिंदी में कहते हैं आवेश, इन रेस्ट को कहते हैं विरामावस्था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चूंकि फिजिक्स का एक यूनिट है, एक शाखा है ना, और इस शाखा के अंतर्गत हम एक राशि के बारे में अध्ययन करते हैं जिसका नाम है आवेश। उसमें भी एक कंडीशन है कि आवेश विरामावस्था में होना चाहिए। किस अवस्था में? तो विरामावस्था में। तो हम बोलते हैं फिजिक्स का वह शाखा जिसके अंतर्गत विरामावस्था में आवेश का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स का वह शाखा जिसके अंतर्गत विरामावस्था में आवेश का अध्ययन किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। ध्यान दीजिए फिर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्द इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स से मिलकर बना है, जिसमें इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मीनिंग होता है इन रेस्ट। चार्ज को हम हिंदी में कहते हैं आवेश, इन रेस्ट को कहते हैं विरामावस्था। चलिए साधारणतः हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को परिभाषित करते हैं या लिखते हैं कि भौतिकी का वह शाखा, भौतिकी का वह शाखा जिसके अंतर्गत विरामावस्था में आवेश का अध्ययन किया जाता है। आवेश का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। भौतिकी का वह शाखा जिसके अंतर्गत विरामावस्था में आवेश का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। इसी को अंग्रेजी में हम लिखते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज बॉडी इन रेस्ट is called electrostatics। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। भौतिकी का वह शाखा जिसके अंतर्गत विरामावस्था में आवेश का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। The branch of physics in which we study about charge body in rest is called electrostatics। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आने वाला पहला टॉपिक जो है वह है चार्ज। चार्ज को हम हिंदी में कहते हैं आवेश। अब आवेश को समझने से पहले एक बात समझना आवश्यक है, वह बात यह है कि इस संसार की तमाम वस्तुएं परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु में तीन मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये परमाणु क्या होता है? तो परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, जो स्वतंत्र नहीं रहता, परंतु सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है।
फिर से सुन लीजिए, परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, अर्थात वह स्वतंत्र नहीं रहता है, परंतु सभी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है ना। अब परमाणु जो होता है ये 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु का आकार सामान्यतः गोलाकार होता है। इसके बीच वाला भाग, इसका बीच वाला भाग जो होता है वह ठोस होता है। इस भाग को नाभिक कहा जाता है। इस भाग को नाभिक कहा जाता है। ये परमाणु हो गया। है ना। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और नाभिक से बाहर इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। मतलब परमाणु के अंतर्गत 2 आवेशित कण पाया जाता है, एक धन आवेशित और दूसरा ऋण आवेशित। परमाणु में जो 3 मूल कण होता है वह है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। निगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन कहा जाता है और चार्जलेस पार्टिकल को न्यूट्रॉन कहा जाता है। मतलब जिस कण पर ऋण आवेश होता है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिस कण पर धन आवेश होता है उसे प्रोटॉन कहते हैं और जिस कण पर कोई आवेश नहीं होता है उसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह -1.6 गुना 10⁻⁻27 के -19 कूलम होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन वह होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। अब देखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 1.672 गुना 10⁻27 kg होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी को समझने के लिए, उसके आंकिक प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इसका चार्ज मास को याद रखना अति महत्वपूर्ण है। तो इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जिसका आवेश -1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जिसका आवेश +1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है ना। तो चलिए देखते हैं आवेश क्या होता है। अब आवेश को समझने से पहले यह बात आपको ध्यान में रखना होगा कि संसार की तमाम वस्तुएं परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान होता है। आवेश का परिमाण समान होता है, लेकिन नेचर जो होता है वह एक दूसरे के विपरीत होता है। फलतः परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। अब परमाणु उदासीन होता है तो सामान्य अवस्था में प्रत्येक वस्तु भी क्या होता है? उदासीन होता है। जब प्रत्येक वस्तु उदासीन होता है तो आवेश कैसे होता है? तो चलिए देखते हैं आवेश कैसे होता है। ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है। प्रत्येक वस्तु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। प्रत्येक वस्तु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। ये दोनों वस्तु अभी क्या है? उदासीन है। अब ये आवेशित कैसे हो? तो इसको आवेशित करने के लिए हम करते हैं क्या है, ई वाला वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के हम ई वाला में डाल देते हैं। जब इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के उसमें दिए तो इसमें क्या हो गया? एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया। जब इसमें एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया तो ये वस्तु धन आवेशित हो गया। ये वस्तु धन आवेशित हो गया। क्यों धन आवेशित हुआ? क्योंकि प्रोटॉन का जो आवेश होता है वह धन आवेश होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया तो ये वस्तु ऋण आवेशित हो गया। अब ऋण आवेशित क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह ऋणात्मक होता है।
ध्यान दीजिए। तो दोनों वस्तु पहले उदासीन था, अब आवेशित हुआ। आवेशित कैसे हुआ? जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में गया तब आवेशित हुआ है। तो हम बोलते हैं कि आवेश जो है, आवेश पहले से ही विद्यमान था दोनों बॉडी में, तो आवेश पहले से ही था, लेकिन समान परिमाण में जो धन आवेश था, ऋण आवेश था, उसके कारण दोनों बॉडी पहले उदासीन था। जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में गया तो दोनों वस्तु आवेशित हो गया। कि अब हम आवेश को परिभाषित करते हैं। आवेश किसी वस्तु का मूल गुण है। आवेश जो है वह किसी वस्तु का क्या है? मूल गुण है, जिसका निर्माण हमेशा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। ध्यान दीजिए फिर से, आवेश किसी वस्तु का मूल गुण है, जिसका निर्माण हमेशा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी बॉडी विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब हुआ, आवेश संसार की तमाम वस्तुएं का मूल गुण है, जिसके कारण वह वस्तु क्या करता है? किसी दूसरे वस्तु को बल का अनुभव कराता है। आवेश जो बल लगाता है उसका प्रवृत्ति या तो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो आवेश को हम परिभाषित इस प्रकार से करेंगे कि आवेश किसी भी वस्तु का मूल गुण है, जिसका निर्माण हमेशा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होता है, इसका भी चर्चा हम थोड़ा आगे करेंगे। आवेश निर्माण करने की विधि में जो 3 विधि होती है। अब आवेश से संबंधित हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। एट फर्स्ट, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। किसी भी वस्तु में आवेश का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। यहां एक और बात ध्यान देने योग्य है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है, प्रोटॉन के स्थानांतरण के कारण नहीं। आवेश का जो विमीय सूत्र होता है, आवेश का विमीय सूत्र IT या AT होता है। आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है, आवेश एक क्वांटमीकृत भौतिक राशि है, और आवेश एक योगात्मक भौतिक राशि है। इन तीनों बातों पे हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इसे ध्यान में रखें। आगे है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान या तो घटता है या फिर बढ़ता है। ध्यान देना, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान या तो घटता है या बढ़ता है। अब कैसे घटता है कैसे बढ़ता है ये भी अभी बताएंगे। क्योंकि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस वस्तु का द्रव्यमान घटता है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है। अब कंडीशन है कितना घटता है कितना बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर घटता है। क्योंकि जो बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसका द्रव्यमान उतना घटेगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन जितना ग्रहण करेगा उसका द्रव्यमान उतना ही बढ़ेगा, है ना। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान या तो घटता है या फिर बढ़ता है। बार बार पूछा जाता है ये, है ना। चलिए आगे देखते हैं।
तो जब कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस पर उत्पन्न आवेश जब कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके द्रव्यमान में 9.1 गुना 10⁻31 kg की कमी आती है, तथा जब कोई बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उसके द्रव्यमान में 9.1 गुना 10⁻31 kg की वृद्धि होती है। आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वह स्टेट कूलम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक जो होता है वह स्टेट कूलम होता है, और एक स्टेट कूलम जो है वह 1/3 गुना 10⁻9 कूलम के बराबर होता है। इसी प्रकार एक कूलम जो है वह 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलम के बराबर होता है। एक कूलम जो है वह 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलम के बराबर होता है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है और ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान देना। फिर से, जब कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके द्रव्यमान में 9.1 गुना 10⁻31 kg की कमी आती है। ठीक उसी प्रकार जब कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उसके द्रव्यमान में 9.1 गुना 10⁻31 kg की वृद्धि होती है। आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वह स्टेट कूलम होता है, और एक स्टेट कूलम 1/3 गुना 10⁻9 कूलम के बराबर होता है। इसी प्रकार एक कूलम जो है 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलम के बराबर होता है। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह टॉपिक अच्छा से समझ में आया होगा। आवेश से संबंधित जो कुछ प्रमुख बातें हैं वो हम अपनी अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।